तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ग्रीनेज एकेडमी में। मैं गोविंद सर लेकर के आया हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1। और इस वीडियो में हम अबाउट मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन देता हूं कि देखिए, सक्सेस मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है कि नहीं। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन के बाद हम पढ़ेंगे जब जैसे मोशन स्टार्ट होगा तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, स्पीड आगे हम पढ़ते जाएंगे और इनके न्यूमेरिकल देखेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मोशन के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मोशन से। मोशन क्या होता है, ठीक है, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो मोशन में ना हो। ठीक है, वो अलग बात है कि हम किसी रेस्पेक्ट में बताते हैं या हमको लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं, आप रेस्ट में हैं और पूरा वर्ल्ड रेस्ट में है, तो मतलब सब कुछ रेस्ट में है। ये इसलिए लग रहा है कि जो रेस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है हम लोग का, जो आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या है, हम हमेशा के लिए कांस्टेंट बना हुआ है, तो हम कहते हैं कि रेस्ट में है। तो पूरा यूनिवर्स ही हमारा किस में है, मोशन में है। लेकिन उसको बताने के लिए या क्या क्या जरूरत लगेगी, क्या क्या नीड है जिससे आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, या कब रेस्ट में होगा। क्योंकि इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो सकता है अगर ऑब्जर्वर चेंज हो, है कि नहीं। तो हम मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, रेफरेंस लेना होगा। क्योंकि विदाउट रेफरेंस वी कांट डिफाइन अबाउट मोशन। मतलब बिना रेफरेंस का हम किसी को मोशन के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मोशन हिंदी में इसको गति कहते हैं, तो हिंदी वाले भी कह रहे थे, तो ध्यान देंगे, हिंदी वाले इनको क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, तो मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्योंकि बिना रेफरेंस को हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते या नहीं बता सकते कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन है या नहीं है। तो बात करते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। क्योंकि मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस लेना होगा। तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट को, मतलब जैसे अभी आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी आपने, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही बना देते हैं। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी एक और एक्सिस हम ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है इन दोनों पे। तो अभी हम दो ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, दो पे समझते हैं। तो हमने इसको जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन का मतलब जहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्टार्ट होता है। तो हम इस ओरिजिन को रेफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, फिजिक्स में इस ओरिजिन को हम रेफरेंस लेने वाले हैं। और इसके अकॉर्डिंग यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज दैट यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे इसका पोजीशन एक्स एक्सिस में एक्स मीटर या एक्स यूनिट, वाई एक्सिस में वाई यूनिट। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है इस टाइम पे वो क्या है, एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, तो x कॉमा वाई हमने लिया जिस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। क्या ये पोजीशन है। अब आपको मोशन को डिफाइन करना होगा। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, ओरिजिन लिया, और ओरिजिन के बाद इसका पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट लिया x कॉमा वाई, जो ये बता रहा है कि x एक्सिस में ये ऑब्जेक्ट x मीटर, y एक्सिस में y मीटर, में भी यूनिट कोई भी ले सकते हैं, किलोमीटर और भी ले सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं x एक्सिस में x यूनिट, y एक्सिस में y यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है या है इस पॉइंट पे, तो हम इसको x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इनका डिस्टेंस ये होगा। इस टाइम पे इसका पोजीशन है। ठीक है, अब जैसे ही इस रेफरेंस पॉइंट को हम एक टाइम इसमें कंसीडर कर देंगे, क्या करेंगे, टाइम ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रेफरेंस फ्रेम। क्या बन जाएगा,
जो कि रेफरेंस फ्रेम हम एनएलएम में डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल के बारे में। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे ऑब्जर्वर, सबसे पहले मोशन से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट जिसको कहेंगे अभी। तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है जहाँ ऑब्जर्वर बैठे, है ना, जहाँ ऑब्जर्वर मीन्स ऑब्जर्वर हो, इसे हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। रेफरेंस फ्रेम का मतलब कि जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो उस पॉइंट को हम रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। यदि इसमें क्या हो, टाइम को ले लेंगे तो ये बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बन गया। ठीक है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहा है ना, सुने, अगर हम क्या बोलेंगे कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट में भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में चेंजिंग हो रहा है, तो बॉडी किस में है, मोशन में है। तो यू कैन डिफाइन अबाउट मोशन देन एनी बॉडी इज इन मोशन इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कंटिन्यू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज मोशन, है ना। मतलब मोशन को डिफाइन करने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो यहां से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि इस टाइम पे हमने ओरिजिन क्या लिया है, रेफरेंस लिया है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम known as body is in motion। ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट जहां पे ऑब्जर्वर हो इसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। और मोशन को तब डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज बॉडी इज इन मोशन। मतलब अगर किसी बॉडी के मोशन के बारे में डिफाइन करना है आपको, तो आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब आप एक रेफरेंस लेंगे, एक ऑब्जर्वर होगा, और मे भी यहाँ पे ऑब्जर्वर है, कौन बैठा है यहाँ पे, ऑब्जर्वर है, और जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है इसे हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो वो किसी अदर ऑब्जेक्ट या अदर ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है। जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसमें, तो ये आपको समझ में आ गया, मोशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोशन हो गया। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कैसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि आप बैठ गए इसमें एक बस में, ठीक है, बस में बैठ गए आप, और यहाँ पे ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर में भी, यहाँ पे एक और इंसान है ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पे है। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको मोशन, अभी देखिए समझा रही है, ये जो ड्राइवर इसको गाड़ी को चला रहा है, ठीक है, इसे चला रहा है इस गाड़ी को। जैसे ही अब हम ये गाड़ी v वेलोसिटी से या v स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन के अबाउट, तो आपको इतना पता होगा वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है ना। तो हम बात करते हैं मोशन की। तो अब देखो, अगर मान लो मैं इसे ए लिया, इसे बी और सी लिया, अगर इसमें मोशन हो रहा है, तो जैसे ही आप इस पर्सन से पूछेंगे बताओ ये वाला पर्सन कितना वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है,
क्या पूछेंगे, आपने बी से पूछा कि सी के बारे में कि बताओ सी किस स्पीड से चल रहा है, तो क्या करेगा, बोलेगा बिल्कुल हम लोग रेस्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। जिसको हम आगे पढ़ेंगे ये वेलोसिटी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी में, किसमें आने वाली है, रिलेटिव वेलोसिटी में। तो ये यहाँ से हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को अभी ऐसे समझ सकते हैं कि हम बता रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होता है वीसी माइनस वीबी, ठीक है। Vc माइनस Vb का मतलब क्या हुआ कि हम इस टाइम पे B ने C का वेलोसिटी बता रहा है अपने रेस्पेक्ट में, तो इस केस में Vb आगे जा रहा है, मतलब B ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है और C ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है और V वेलोसिटी से, तो V माइनस V कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, अभी बस थोड़े से पढ़ते हैं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया, अब ये रेफरेंस फ्रेम बन गया, अब इस रेफरेंस फ्रेम में टाइम के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसका देखें कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये अगर हम इसको ओरिजिन बनाते हैं तो इस ओरिजिन से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। जबकि वहीं एक बगल में खड़ा इंसान जो ग्राउंड पे खड़ा है, जिसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, लेकिन जिसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, अगर हम इसको बनाते हैं ऑब्जर्वर, क्या बनाते हैं ऑब्जर्वर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, सी आगे जा रहा है, तो ये क्या बताएगा, इसने बताया, ए ने बताया किसके बारे में, सी में, तो वी सी ए, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो सी की वेलोसिटी v है और a की वेलोसिटी है तो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड पे वेलोसिटी 0, जिससे इसने क्या बताया कि ये ऑब्जेक्ट c ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। ये कब बताया, कौन बताया, ये ग्राउंड वाले पे। तो देख सकते हैं जैसे ही ग्राउंड पे रेफरेंस फ्रेम हुआ तो टाइम के अकॉर्डिंग इस रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लगातार इस ओरिजिन से चेंज होता जा रहा है, तो अब ये बोलेगा कि ये मोशन में है। तो अभी आपको मैं समझाया इसको मोशन के बारे में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। अभी अगर मैं बात करूं, आप लोग जहां भी बैठे हैं, जहां भी देख रहे हैं वीडियो को, उस केस में क्या है कि अगर जो अर्थ है, अर्थ लगातार घूम रही है, रोटेट कर रही है सन के अकॉर्डिंग, लेकिन सन के चारों ओर, लेकिन आपको लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में हम अर्थ पे हैं और अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबका, हम सबका रेस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा के लिए कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम लोग रेस्ट पर हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऑब्जर्वर चाहिए, ऑब्जर्वर, उसके बाद ओरिजिन चाहिए, ओरिजिन का मतलब रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और टाइम चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं यदि कोऑर्डिनेट, या यदि हम कह सकते हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम ऑब्जर्वर नोन एज मोशन, तो हम मोशन के बारे में जान सकते हैं। हिंदी वाले ऐसे समझेंगे कि यदि किसी वस्तु का पोजीशन का मतलब स्थिति लगातार समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। तो मोशन को आप समझ सकते हैं। अब ये मोशन हो गया। जैसे ही हमने मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो मोशन पढ़ने के बाद, मोशन को जानने के बाद, जैसे ही मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ पाथ ट्रेवल करेगा, है ना। तो नेक्स्ट टाइम पे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अब पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट वाला, वो आएगा लेंथ या पाथ लेंथ जिसे कहते हैं, जिसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस का मतलब पाथ ट्रेवल्ड बाई, पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। यहां पे हम टोटल लगा लेते हैं, टोटल पाथ ट्रेवल बाय, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अपने यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग या मोशन के, ड्यूरिंग मोशन, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। तो समझ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट अपना, जैसे मान लो ऐसे चला 5 किलोमीटर
फिर 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। इसका मतलब कि जो इसने अपने मोशन के दौरान या ड्यूरिंग मोशन जो भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो भी पाथ ट्रेवल किया, उस पूरे पाथ की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हो गया कितना, 5 3 8 2 10 किलोमीटर, है ना। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस तो आप बिल्कुल बहुत पहले से जानते हैं। डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट टोटल पाथ या पाथ लेंथ और ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। तो बात करते हैं नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्वांटिटी की। तो कैसा नेचर है, नेचर है इसका स्केलर, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। यूनिट हो जाएगा इसका, यूनिट हो जाएगा मीटर, या हम चाहें तो किलोमीटर ले सकते हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट है, मीटर, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी है, और डायमेंशन आपको याद होगा डिस्टेंस का क्या होगा, एल, एल होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0L/T0, है ना। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। मतलब डिस्टेंस को बिल्कुल आप सिंपली आपको ऐड कर देना है, अर्थमेटिक सम कर देना, जितना ट्रेवल करेगा उसको एग्जैक्ट ऐड कर देंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपको कोई वेक्टर सम लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप जितना भी पाथ ट्रेवल किया है, चाहे वो कैसे भी हो सकता है, चाहे वो इस तरीके से किए करे, चाहे कैसे भी करे, आपको या ऑब्जेक्ट लौट करके वहीं तक आ जाए, तो इस केस में डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। मतलब यहां पे हम नोट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर जीरो ड्यूरिंग मोशन। मतलब यदि मोशन स्टार्ट है या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट में लगातार पोजीशन में चेंजिंग है, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस को इस तरीके से देख सकते हैं आप, डिस्टेंस का एक दो न्यूमेरिकल लगाते हैं और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो डिस्टेंस देखते हैं एक बार क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। आप इसे क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल इसका डिस्टेंस का। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे 5 एंड 1/2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आप बताओ कि कितना डिस्टेंस चला। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे डिस्टेंस, क्वेश्चन समझ सकते हैं, हिंदी वाले समझेंगे क्वेश्चन को। डिस्टेंस का मतलब दूरी, और डिस्टेंस क्वेश्चन आपके पास ये है कि यदि ऑब्जेक्ट 5.5 मतलब 5/1/2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है एक सर्कुलर पाथ पे, तो उसका डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे, इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ हो गया। अब मान लो मैं मानता हूं इसका सेंटर, और यहां से ऑब्जेक्ट शुरू करता है, यहां से मोशन ए से, और ये इसका रेडियस दे रखा है सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस है आर सर्कुलर पाथ पे। तो जब इस रेडियस दे रखा है और ए से इसने स्टार्ट करा, तो 5 रिवॉल्यूशन मतलब 5 चक्कर तो कंप्लीट कर लिया, है ना। और एक चक्कर में कितना चला, तो लिखेंगे इन वन साइकिल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
2πr, समझ सकते हैं। मतलब जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वही तो एक साइकिल में कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया इसका 2πr वन साइकिल में। और जैसे ही वन साइकिल का मिला, हम पूरे साइकिल का निकाल सकते हैं। पूरा साइकिल कितना है, 2 5 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो वन साइकिल में डिस्टेंस ट्रेवल किया 2πr, तो 11/2 साइकिल में डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, तो क्या करेंगे 11/2 से हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 11πr डिस्टेंस चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा, आप सबसे पहले वन साइकिल का डिस्टेंस निकाल लो, और वन साइकिल का डिस्टेंस निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उससे यूनिटरी लॉ लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा यदि मोशन होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये इस तरीके के अभी शॉर्ट न्यूमेरिकल हो गए, जैसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं फिर। और चलिए तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट वन टाइप का डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन, ओनली चेंज इन पोजीशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओनली चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो ओनली चेंज इन पोजीशन, रियल में आपका पोजीशन इनिशियल से कितना दूर हो गया है, इसे क्या कहते हैं, नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो समझ सकते हैं मतलब क्या, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से चला ऐसे और यहां पहुंच गया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है। जहां से चलेगा उसे हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग या शुरुआत का कह सकते हैं, या प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ जहां पहुंच जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु। बीच में वो कहाँ से चला कैसे चला हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है उसका, हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखना और एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट देखना है। और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो डिस्टेंस जो उन दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं करते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट का, है ना। तो ये आया डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, मतलब हम इसको एक्स आई बोलते हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्स एफ। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मतलब है, और ये डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड करने के लिए, एडिशन करने के लिए हमें वेक्टर सम चाहिए। हम वेक्टर के नियम को फॉलो करेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर के नियम क्या होते हैं, लेकिन हम कुछ बस हमें यहाँ पे अभी ये दिमाग लगाना है कि हमें फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। तो इसका डायरेक्शन हम लेंगे इनिशियल से फाइनल के साइड में, मतलब ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से, हम मतलब जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं उस वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए। और यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। मतलब यहां पे वेक्टर ड्रॉन बाय इनिशियल टू फाइनल, ये इसका डायरेक्शन होगा इनिशियल टू फाइनल। अब मैं क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप इनका डायरेक्शन निकालेंगे और कैसे आप मतलब डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का। आप एक बार और डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट में भी मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, या हम ये कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डायरेक्शन निकालते समय हम जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे उस वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चंस में देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट वन आया। मान लो एक ऑब्जेक्ट चला ईस्ट डायरेक्शन में, कैसे, ईस्ट में चला 4 किलोमीटर या 4 मीटर में भी, और उसके बाद नॉर्थ में चला 3 किलोमीटर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। तो हमें क्या मतलब है, हमें बस ये पॉइंट देखना है, इसका इनिशियल पॉइंट, और क्या देखना है, इसका फाइनल पॉइंट। ठीक है, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें देख लेना है, और वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। हम ये कहें इसको तो शॉर्टकट कोई क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये शॉर्टकट कैसे हुआ, मतलब अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट अगर इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाता है तो ये 7 किलोमीटर चला है कि नहीं, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट 7 किलोमीटर। अब हम कह रहे हैं कि जो इसका शॉर्टकट होगा वो कितना आया, तो ओनली 4 और 3 का अगर हम निकालें पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या आएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा अंडर रूट में, जो कितना आ जाएगा 5। तो कितना आया 5 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का केवल और केवल क्या आया, केवल मैग्नीट्यूड आया। और लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको डायरेक्शन भी निकालना है। तो मैं बताया था डायरेक्शन बताते समय आपको क्या करना है, आपको इनिशियल टू फाइनल क्या करना है, वेक्टर ड्रॉ करना है। मतलब ये लाइन जो जा रही है यहां से इनिशियल से फाइनल, इसका डायरेक्शन होगा। अब मैं बात करेंगे कि ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, तो आपको इस तरीके से नहीं बताना, आपको बताना होगा कि ये जो बेस लाइन था, जो जहां से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया था वहां से थीटा डिग्री पे, कहां पे, थीटा डिग्री पे, तो हमें थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो हम बिल्कुल इसमें देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा का मतलब हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यार tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। आपको थीटा निकालना कैसे, tan इनवर्स 3/4 से। यदि आपको वैल्यू पता है कि tan इनवर्स 3/4 का क्या होगा, तो आप याद रख सकते हैं इस टाइप का ट्रायंगल है जहां पे थीटा होगा
37 डिग्री। यदि यहाँ पे 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे होता तो ये हो जाता 53 डिग्री। तो अब बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा कितना है 37 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था, चलना शुरू किया था, वहाँ से इस टाइम पे मतलब जो उसका फाइनल पोजीशन है वो कितना है 37 डिग्री पे है, और उसका जो वैल्यू है मतलब पोजीशन चेंजिंग जो हुआ है वो कितना हुआ है 5 किलोमीटर हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, में भी पॉजिटिव। अभी देखिए, अब पॉजिटिव तो देख ही रहे हैं, पॉजिटिव तो आया ये 5 किलोमीटर, एंड नेगेटिव ऑल्सो। अब इसको समझते हैं कब कहेंगे। अगर ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप मान लो आपने चलना यहां से स्टार्ट किया और यहीं पे फिर लौट करके आ गए। जब यहीं पे लौट करके आ गए तो आपका जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गए, कोइंसाइड कर गए। मतलब जैसे ही आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गए। उस केस में एक्स आई माइनस एक्स एफ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यदि आप मोशन करने के बाद आप उसी पॉइंट को फिर से रिट्रेस कर गए या अपने इनिशियल पॉइंट को फिर से गेन कर जाते हैं, वहीं पे आ जाते हैं, घूम फिर करके वहीं पे लौट करके आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो मान लो ये डायरेक्शन में ऐसे गया था और घूमते घूमते वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये अपने मतलब पूरा मोशन के अकॉर्डिंग, मतलब ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन था और किधर आ गया, ये ईस्ट ना जाकर के वेस्ट में आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर में अगर ईस्ट को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो वेस्ट को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि वेक्टर है। अब मैं बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट लेस आर इक्वल टू, मतलब लेस आर इक्वल टू का मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा, लेकिन इक्वल हो सकता है रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब यदि उसका मोशन स्ट्रेट लाइन पे हुआ है और एक डायरेक्शन में हुआ है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट मान लो केवल यहीं से यहीं तक चलता 5 किलोमीटर, तो बताओ ये 5 किलोमीटर इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तो 5 किलोमीटर ही है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे कुछ हो नहीं सकता, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है। तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे।